नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं मोनिका जायसवाल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मलदहिया वाराणसी से आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूं। आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान विषय के द्वितीय खंड का पहली इकाई का पहला पाठ, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, पढ़ेंगे। इसके पहले के पाठ में हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ा चुके हैं और आपको वीडियो मैंने शेयर भी किया है। यूट्यूब चैनल पर भी मेरी वीडियो उपलब्ध हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अब हम इसके आगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई वस्तु किसी भी माध्यम से टकराती है या किसी तल से टकराती है और वापस आपके पास आती है तो ये परावर्तन की प्रक्रिया है। लेकिन जब बात हम अपवर्तन की करते हैं तो यहाँ पर अपवर्तन का मतलब है कि माध्यम के उस पार चले जाना, माध्यम को क्रॉस करके चले जाना। तो निश्चित रूप से सबसे पहले हम माध्यम की बात कर लें कि माध्यम क्या होते हैं। माध्यम वो चीज़ है जिनमें से प्रकाश की किरण होकर के गुजरेगी। ये दो तरह से डिफाइन होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम जैसे कि आपका कांच हो गया और विरल माध्यम जैसे वायु हो गया, जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा आसानी से चलेगी, वो वायु हो गया, यानी कि विरल माध्यम हो गया आपका। ठीक है। और जिसमें प्रकाश की चाल विरल माध्यम के सापेक्ष दिक्कत से चलेगी या धीमी चलेगी, उसे हम सघन माध्यम कहेंगे, जिसे हम जैसे कांच हो गया उदाहरण के। तो अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश जो है वो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो उसकी जो किरणें होती हैं वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश का ये विचलन ही उसका अपवर्तन कहलाता है। और इसके लिए देखिए, मैंने आपके सामने दो चित्र बनाए हैं। पहले चित्र में हमने दिखाया है आपको कि एक विरल माध्यम है जिसमें से एक प्रकाश की किरण आ रही है, जिसे हम आपतित किरण कह रहे हैं, और दूसरा माध्यम जो है वो सघन माध्यम है। इस माध्यम में जैसे ही वो जा रही है वो अभिलंब से, इस लाइन को हम अभिलंब कह रहे हैं क्योंकि ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है आपका। ये अभिलंब से आपके नज़दीक आ रही है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे हमने I और R से डिनोट किया है। इसके बाद दूसरे चित्र में मैंने आपको दिखाया है कि यही प्रक्रिया अगर माध्यम को हम पलट देते हैं, यानी कि अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, दूसरे माध्यम जस्ट चेंज कर दिया हमने। तो जब प्रकाश की किरण, आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, उस कंडीशन में, उस स्थिति में यह अभिलंब से दूर हटेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोण I बन रहा है, यानी कि जो आपतन कोण है, और यहाँ पर जो कोण R है, अपवर्तन कोण है, ये दोनों अलग अलग है। इसका मान इससे यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर R जो है वो बड़ा कोण है। इसे हम आपतन कोण कहते हैं, इसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। जैसे हम लोगों ने बाकी चीज़ें पढ़ी थी परावर्तन में, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब बिंदु है, आपतन बिंदु है, ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है। जो किरण निकली उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं क्योंकि ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। इस तल को हम पृथक्कारी तल कहते हैं। और माध्यम मैंने आपको बता ही दिया है, एक विरल माध्यम है, एक सघन माध्यम है। इधर हमने सघन माध्यम और विरल माध्यम के सापेक्ष आपको दिखाया है चित्र के द्वारा। अब परावर्तन की ही तरह अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर आपके वाइवा में भी पूछा जाता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण I कीजिया यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण R कीजिया यानी कि इसका भी साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये एक निश्चित मात्रा का आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इसे मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन I अपॉन साइन R। I क्या है? आपतन कोण है, और R क्या है? अपवर्तन कोण है। तो दोनों की साइन का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है और इसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 और 2। इसे पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। फिर से सुन लीजिए, 1 और 2 को पढ़ने का मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ जो हम अपवर्तनांक निकालेंगे वो दरअसल दूसरे माध्यम का होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इसे पढ़ने का तरीका एक विशेष होता है। इसके बाद इस जो नियम है अपवर्तन का है, दूसरा नियम ही स्नेल का नियम भी कहलाता है। बहुत जगह पे आपसे अपवर्तन के दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं या फिर सीधे सीधे आपसे स्नेल का नियम पूछा जाता है, तो भी आप इसी दूसरे नियम को ही व्याख्यात करेंगे, लिखेंगे वहाँ पर। अब बात आती है कि आखिर अपवर्तन में ऐसा क्या होता है जिसके कारण से ये चीज़ें होती हैं, आपतित किरण और अपवर्तित किरण अलग हो जाती हैं। तो उसका जो कारण है, अपवर्तन का कारण जो है वो है प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यम में अलग अलग होना, जिसके कारण से हर माध्यम में प्रकाश की चाल बदल जाती है और वो अपना अलग पथ प्रदर्शित करता है या दिखाता है। बच्चों, अपवर्तनांक का कारण या अपवर्तन का कारण तो हमने आपको समझा दिया। अब इसके आगे हम बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जिसे हम लोगों ने 1 and 2 या सिर्फ इस सिंपली n से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो अब हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक को कैसे डिफाइन करेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक को डिफाइन करने के लिए या परिभाषित करने के लिए इसका जो डेफिनेशन है, आप कह लीजिए परिभाषित इस तरह से कहता है कि किसी माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख भी दिया है, n=c/v। c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, और v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। अब इसी तरह से सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। सापेक्ष अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश की चाल का अनुपात है, जिसे हम डिनोट करते हैं 1 and 2, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसे हमने पहले भी पढ़ा है और इसे हम डिफाइन कर सकते हैं v1/v2 के टर्म्स में। v1 क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और दूसरा v2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इनका जो अनुपात निकलेगा वो आपका सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सापेक्ष अपवर्तनांक को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि पहले माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा n1 और दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n2 है तो भी इसे हम लिख सकते हैं n2/n1। और ये n2/n1 चूँकि 1 and 2 के बराबर v1/v2 है, तो हमने इसके बराबर में n2/n1 = v1/v2 कर दिया है, और इन दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो वो आ गया है n1v1 = n2v2, जो कि बराबर हो जाएगा आपके, कॉमनली इसे हम लिख सकते हैं n/v, और ये कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है, एक नियतांक के बराबर होगा। अब हम बात करेंगे कि ये तो किसी एक माध्यम के सापेक्ष जब हमने दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाला उसके संदर्भ में था। अगर हम इससे इतर बात करें कि कई सारे माध्यम है तो उनके अपवर्तनांकों में आपस में क्या संबंध होगा, इसके लिए मैंने यहाँ एक चित्र बनाया है। चित्र में हमने दिखाया है कि एक किरण है जो AOB मार्ग को तय करती है, जिसमें AO जो है आपतित किरण है और OB आपका अपवर्तित किरण है। यहाँ पर I जो है वो आपतन कोण है और R जो है आपका अपवर्तन कोण है। तो अभी आपको हमने बताया है, स्नेल के नियम से आप कर लीजिए, या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के रूप में लीजिए। और हमने अभी मार्ग जो लिया है AOB लिया है, मतलब हमारी किरण अभी जा रही है। ये एक सिंगल डैश आप देखिए पहले, तो ये हमारी किरण अभी जा रही है। तो इसके लिए अपवर्तनांक जो हो गया वो हो गया 1 and 2 = sin I/sin R। अब इसके बाद हम अगर इसी के कण के आगे, इसी किरण के आगे एक परावर्तक तल लगा दें तो क्या होगा, ये किरण जाएगी, इस परावर्तक तल से टकराएगी और वापस इसी मार्ग पर वापस लौटेगी। देखिए डबल एरो मैंने बनाया है जो ये शो कर रहा है कि अब किरण जब टकरा करके वापस लौट रही है तो ये इसी मार्ग को फॉलो कर रही है, इसी मार्ग का अनुसरण कर रही है। तो अब हम मार्ग ले रहे हैं BOA। इस मार्ग के लिए BO आपका आपतित किरण हो गई, तो ये कोण यानी कि कोण R क्या हो गया, आपतन कोण, और OA आपका अब अपवर्तित किरण हो गया है पहले माध्यम में जो जा रहा है, और अब आपका अपवर्तन कोण हो गया है I। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से मार्ग BOA के लिए आपतन कोण हो गया है R और अपवर्तन कोण I के लिए अब जब हम अपवर्तनांक निकालेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक, उसे लिखेंगे 2n1, क्योंकि अब हमारा माध्यम दूसरे से माध्यम पहले में जा रहा है। तो ये 2n1 जो है वो हो गया आपका sin R/sin I।
अब पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन, इन दोनों को हम आपस में गुणा कर दे रहे हैं। तो देखिए 1 and 2 इज इक्वल इंटू 2 and 1 जो है वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम जब करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि ऊपर साइन आई है, नीचे भी साइन आई है, ऊपर साइन आर है, नीचे भी साइन आर है, और ये इज इक्वल टू 1 हो जा रहा है। यानी कि 1 and 2 इंटू 2 and 1 इज इक्वल टू 1। देखिए समीकरण है, या इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 and 2 इज इक्वल टू 1/2 and 1। यानी कि दो माध्यम अगर एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं तो उनके बीच में इस तरह का संबंध होगा। इसको हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने जो सूत्र निकाला था उसी के आगे हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर दो से अधिक माध्यम, अभी तो हमने सिर्फ दो माध्यम लिए थे, एक माध्यम एक था, एक माध्यम दो था। अब यहाँ पे हमने एक चित्र बनाया है। इस चित्र में हमने तीन माध्यम लिए हैं, वायु, जल और कांच। प्रकाश की किरण है जो वायु से पहले जल में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ आपतन कोण I हो गया और अपवर्तन कोण R हो गया। तो ये देखिए ANW हमने लिखा है, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाला है। तो स्नेल के नियम से sin I/sin R हो गया है। उसके बाद प्रकाश की किरण जल से कांच में आ रही है। अब ये कोण R है तो मैथ्स में आप पढ़े होंगे, दो समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण बनते हैं कांतर कोण, वो भी R हो जाएगा। और यहाँ पे अपवर्तन कोण हमने R' ले लिया है। तो अब जल से कांच में जाने पर यानी कि WNG यानी कि कांच के लिए जो अपवर्तनांक निकलेगा किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG, वो हो जाएगा। आपतन कोण अब क्या हो गया है R और अपवर्तन कोण क्या हो गया है R'। तो साइन I की जगह R हो जाएगा और R की जगह R' हो जाएगा। फिर से हम देखेंगे कांच से जब वायु में आ रहा है तो पुनः वायु में आ रहा है, तो ये आपतन कोण हो गया आपका R' और अब अपवर्तन कोण वायु के लिए I था तो हमने I लिख लिया है। और इस तरीके से आपका जो नया आएगा फॉर्मूला वो हो जाएगा GNA, यानी कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक वो हो जाएगा साइन R', ये I हो गया आपका, और साइन I जो कि आपके लिए अपवर्तन कोण का काम करेगा। इन तीनों समीकरणों को अगर हम आपस में गुणा कर दें, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में गुणा किया है, ANW इंटू WNG इंटू GNA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन I/sin R गुणे साइन R/sin R' गुणे साइन R'/sin I। तीनों का गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि हर पद जो होता है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन R इंटू साइन R ये है, इधर साइन I है, यहाँ भी साइन I है, यहाँ साइन R' है, यहाँ साइन R' है, और ये तीनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और आपका जो मान आएगा वो आएगा ANW गुणे WNG गुणे GNA इज इक्वल टू 1। तो तीन लगातार माध्यमों के सापेक्ष अगर प्रकाश की किरण चल रही है तो इनके अपवर्तनांकों का आपस में जो संबंध है, एक संबंध तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं किसी भी तीन माध्यम के लिए। और इसी में हमने आगे इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है, वो ये है कि WNG यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है वो किसने बराबर हो जाएगा, अपॉन 1। बाकी सारी पदों को इधर लेकर के आए हैं तो अपॉन 1NW गुणे GNA, ठीक है। यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक व्युत्क्रम होगा किसके, वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक के गुणे, या उनका गुणा होगा कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है, आपको इसके पहले जो फॉर्मूला निकाला था वो था 1 and 2 इक्वल टू 1/2 and 1, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ANG को हमने ऐसे लिखा है GNA के फॉर्म में, ठीक है, जस्ट जैसे फोकल कर दिया है इसका, ये देखिए ठीक इसी तरीके से लिखा है इसको हमने। अब इसी में हमने इसकी जगह पे हमने ये मान जो है पुट कर दिया है। तो WNG इज इक्वल टू हो जाएगा ANG/ANW। ये एक नया आपका समीकरण आ जाएगा किसके लिए, अगर तीन माध्यम आपको एक साथ दिए हैं तो उनके अपवर्तनांकों के बीच में कैसे हम संबंध निकालेंगे, ये उसके लिए फॉर्मूला है। चलिए इसी पर आगे हम एक सवाल हल करते हैं और देखते हैं कैसे इसको हम उसमें यूज़ करेंगे। तो बच्चों अभी जो सूत्र निकाला हम लोगों ने उस सूत्र पर आधारित एक उदाहरण कर लेते हैं। प्रश्न है कांच और जल के वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दिया है पहले वो हम लिख लेते हैं। कांच के वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है
तो कांच का अपवर्तनांक दिया है, दैट इज जी का दिया है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम इसे लिखेंगे ANG कितना है 3/2। इसी तरीके से जल के वायु के सापेक्ष दिया है। देखिए भाषा में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आराम से हिंदी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहा जा रहा है। स्पष्टता दिया है कि जल का अपवर्तनांक है, मतलब NW दिया है किसके सापेक्ष, वायु के, तो ANW लिख देंगे, ये है 4/3। पूछा क्या जा रहा है आपसे, कांच का जल के सापेक्ष, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है किसके सापेक्ष, W के, यानी कि वाटर के सापेक्ष। तो अब हमारे पास जो हम लोगों ने अभी सूत्र ड्राइव किए थे, उसमें एक सूत्र हमने आपको ये भी निकाल के दिखाया था कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो जाएगा ANG/ANW, और इसमें हमारे पास मान सारे दिए हुए हैं, हम इसे रख कर निकालेंगे तो आपका मान आ जाएगा 9/8। दोनों मान दिए थे, रखा, निकाला हमने। एक और बात, अपवर्तनांक की कोई भी मात्रक या यूनिट नहीं होता है। अपवर्तनांक का मात्रक और यूनिट क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये एक अनुपात है, फिर चाहे आप वेग के रिस्पेक्ट में निकालें, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में निकालें, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ये क्वेश्चन अक्सर वाइवा में पूछा जाता है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह एक अनुपात है। इसका प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में या उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो अपवर्तनांक में कोई मात्रक नहीं होता है। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। उस न्यूमेरिकल के बाद अब कुछ घटनाएं हैं जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर हैं, और हम इन्हें अक्सर अपने आसपास देखते हैं पर कभी इनको रिलेट नहीं करते अपने भौतिक विज्ञान से। तो आज आप सुन लीजिए कि अपवर्तन पर आधारित जो कुछ घटनाएं हैं, जैसे रात्रि में तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना हम अक्सर देखते हैं, पर किस कारण से ये नहीं जानते हैं। तो आज आप जान लीजिए कि प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया पर आधारित है, क्योंकि बहुत दूर से उन तारों से हमारे तक प्रकाश आता है और वो वायु की विभिन्न घनत्व की लहरों से, परतों से होकर के आता है। इस वजह से वो तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसी तरीके से पानी से भरे तालाब जो होते हैं वो बहुत कम गहरे लगते हैं जितने वो वास्तविक में गहरे होते हैं। उसी तरीके से एक और भी उदाहरण है, जल में अगर कोई डूबी हुई वस्तु होती है तो वो अक्सर हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। आप लोग अक्सर बाथरूम में जब जाते होंगे नहाने के लिए तो पानी से खिलवाड़ पहले करते हैं, खेलते हम सब ज़्यादा हैं। टब में अगर आप डिब्बे डालते हैं तो आपको डिब्बे की ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई से आपकी कम लगती है, उसकी जो डिब्बे की जो लेंथ है वो आपको छोटी लगती है। अगर आपने कभी ये नहीं देखा है तो अभी बाथरूम में जाइए और अपने टब में भरे हुए डिब्बे को तुरंत डिब्बों कर देखिए कि क्या ऐसा होता है, बिल्कुल होगा। और ये सब आपके अपवर्तन की घटना पर, अपवर्तन की प्रक्रिया पर ही आधारित है।